गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 8 के बच्चों का स्वागत है वर्मा सर निष्णात क्लासेस में। हमने एक दिन फ्यूल पढ़ाया था। ईंधन हम लोग घर में यूज करते हैं और ईंधन का सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट होता है, ज़रूरी होता है ऑक्सीजन। अभी तो समझ ही रहे हो इस कोरोना काल में ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत है और ऑक्सीजन देने वाले केवल हरे पेड़ पौधे हैं। आओ शपथ लें आज हम लोग कि हम लोग वर्मा सर जिस तरह अपने गांव में रहमतपुर असरगंज में बहुत अधिक संख्या में कम से कम 30-40 पेड़ तो लगाए हैं और देखभाल मैं उनका करता हूं। मेरा रिक्वेस्ट है तुम लोगों से कि सभी लोग आज एक संकल्प लो, क्लास 8 के बच्चे, कि संसार में ऑक्सीजन की भरपूर आपूर्ति के लिए हम लोग एक पेड़ लगाएंगे, उसकी रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे। फ्यूल, ईंधन जो हर जगह जरूरी है। मोटरसाइकिल चलो पेट्रोल लगेगा, ईंधन है, डीजल लगेगा गाड़ियों में, हवाई जहाज में। ईंधन वह है जो हमको भरपूर हीट देता है, अब प्रकाश वगैरह थोड़ा कम परिमाण में देता है। हम लोग ये सब बात पढ़ चुके हैं। ईंधन का ऊष्मीय मान पढ़ चुके हैं, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल वी हैव ऑलरेडी रेड, एंड दिस क्लास इज सच ए क्लास विच इज ऑफर्ड इन द ऑनर ऑफ माँ भगवती, माँ भारती एंड आवर beloved country. For the benefit of the students of India, I am providing this video bilingually in Hindi and English both. तो जिस मीडियम के लड़के या लड़कियां इसे ऑब्जर्व करें, सब फायदा उठाएं। आइए चलते हैं बिना समय बिताए। शॉर्ट क्वेश्चन, ईंधन के कितने प्रकार, ईंधन के कितने प्रकार हैं? नाम लिखो। देखो ये हो गया इंग्लिश मीडियम। हिंदी में लिखेंगे नेम, ये हिंदी में ये हो गया। और नेम देखो इंग्लिश में कितना आसान है, नेम टाइप्स ऑफ फ्यूल। तो जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्यूल। बल्कि हम तो हिंदी मीडियम के लड़कों को भी कहेंगे कि वो भी इसको उतारें। अगर आपको नीट करना है, IIT JEE करना है तो जुड़ जाएं वर्मा सर से, फाउंडेशन मजबूत करें। जहाँ भी जो लड़के लड़कियाँ रह रहे हैं, क्या ज़रूरत है लाखों लाख रुपया खर्च करने का, जबकि यह सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्यूल। ईंधन के दो मुख्य प्रकार हैं, दो मुख्य प्रकार हैं। कौन कौन भाई? पहला प्राथमिक ईंधन। प्राथमिक ईंधन, प्राइमरी फ्यूल, प्राइमरी फ्यूल। और दूसरा द्वितीयक ईंधन, द्वितीयक ईंधन, सेकेंडरी फ्यूल। इसको हम लोग मानव निर्मित ईंधन, मानव निर्मित ईंधन या कृत्रिम ईंधन भी कह सकते हैं। कृत्रिम ईंधन, मैन मेड फ्यूल, मैन मेड फ्यूल या रिफाइंड फ्यूल। रिफाइंड फ्यूल कृत्रिम ईंधन।
ऐसा हम लोग कर सकते हैं। फ्यूल दो प्रकार के हैं ईंधन, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब तुरंत तुम्हारे दिमाग में बच्चों यह क्वेश्चन आता होगा, प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है। अभी छोटे क्लास में तुम ये समझ लो, जिस चीज़ में प्राइमरी लग गया वह समझ लो प्राकृतिक है, वह तुम्हें प्रकृति खुद दे रही है। और जो सेकेंडरी हो गया उसका मतलब है कि प्रकृति ने जो तुम्हें दिया उसको तुमने अपनी आवश्यकता के अनुसार, उपयोग के आधार पर, और इन सभी के तुम्हारे लिए वो अधिक से अधिक लाभप्रद हो सके, इसके लिए तुमने उसको अपने अनुसार बनाया। तुम इसको आराम से देख लो, समझ लो। हम इसको खूब अच्छा से ब्रॉड बैंड से इसको शॉर्ट में ला करके तुमको दिखा दे रहे हैं। अब आओ हम लोग चलें कि प्राथमिक ईंधन क्या है। प्राथमिक ईंधन क्या है? What are primary fuels? Primary fuels. प्रकृति से सीधे प्राप्त होने वाले ईंधन, प्राप्त होने वाले ईंधन प्राकृतिक ईंधन है। प्रकृति से सीधे प्राप्त होने वाले ईंधन प्राकृतिक ईंधन है। प्राइमरी फ्यूल्स आर directly obtained from nature, from the nature, from the nature. From the nature, है ना। एग्जाम्पल, कोयला, कोल हम लोग डायरेक्टली हम लोग खान से प्राप्त करते हैं कोयला। खनिज तेल जिसे अंग्रेजी में क्रूड ऑयल कहते हैं, ये भी हम लोग डायरेक्टली प्राप्त करते हैं, क्रूड ऑयल, खनिज तेल। ठीक है। लकड़ी, वुड हम लोग सीधी प्राप्त करते हैं। ठीक। तो ये सभी प्राइमरी ईंधन में आ गए। क्या ये सभी प्राइमरी ईंधन में हैं, सीधा हम लोग प्राप्त करते हैं इसको। ये हमारा प्राइमरी ईंधन है। अब फिर अगला क्वेश्चन आ जाएगा। तुम देखो, जब भी वीडियो देखो पॉज कर करके, रोक करके वीडियो को इनलार्ज करके, अगर तुमको देखने में कुछ छोटा लगता है तो ये सब तुम कर लो, इनलार्ज करके देखो और ये करो। ठीक है। अगला क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन द्वितीयक ईंधन क्या है? What are secondary
फ्यूल्स। मानव निर्मित ईंधन द्वितीयक ईंधन है। द्वितीयक ईंधन है। सेकेंडरी फ्यूल्स आर man-made fuel, man-made fuels। अब इसको समझो। एग्जाम्पल पहले दे दो। चारकोल ये द्वितीयक ईंधन है। ठीक। पेट्रोल जो खनिज तेल से हमने निकाला, यह द्वितीयक ईंधन है। ठीक। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका पूरा फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यह भी द्वितीयक ईंधन है। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यह भी द्वितीयक ईंधन है। ठीक। कोयला से हम लोग कोक तैयार करते हैं, जो कि भट्ठी सब में दिया जाता है, जहाँ लोहा वहा गलाया जाता है। इस तरह का ईंधन द्वितीयक ईंधन कहलाता है। कोक इत्यादि ये सभी द्वितीयक ईंधन है। डियर स्टूडेंट्स, तुम्हारे दिमाग में आता ही होगा कि सर ये चारकोल क्या है। चारकोल और ये सब द्वितीयक ईंधन क्यों कहलाया? तो देखो, कहीं भी तुम लकड़ी जलाओगे तो लकड़ी को जलाने पर वो पूरी तरह नहीं जलती है। उसके जलाने के बाद कुछ न कुछ अवशेष बच जाता है। लकड़ी को जब जलाने के बाद हम लोग चूल्हे को ठंडा कर देते हैं और उसका राख निकालते हैं, ऐश, तो उस ऐश में कुछ लकड़ी के ही जले हुए काले काले टुकड़े मिलते हैं। उन्हें पानी में तैराओगे तो वो काफ़ी हल्के होते हैं। उसको लकड़ी कोयला कहते हैं, वुड चारकोल। तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि बड़े बड़े बूचड़ खानों में जहाँ गायें भैंसें इत्यादि काटी जाती हैं, वहाँ से जो ब्लड निकलता है, या बड़े बड़े जानवर व्हेल इत्यादि के, शार्क इत्यादि के शिकार किए जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो वहाँ से जो वो ब्लड निकलता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्लड, उसको जलाकर ब्लड चारकोल बनाते हैं। और कई प्रकार के आयुर्वेदिक मेडिसिन्स के बनाने में या अन्य मेडिसिन्स के बनाने में इनका उपयोग होता है, तो वो ब्लड चारकोल हो गए। इसी तरह जो बड़े बड़े जानवर इत्यादि मर जाते हैं, उनका बोन्स निकाला जाता है, उनका लाश फेंक दिया जाता है, कौवा चील इत्यादि लाश खा जाता है, परंतु हड्डियां बची रह जाती हैं। भारतवर्ष के कुछ गरीब लोग उन्हीं हड्डियों को चुन चुन कर जमा करते हैं। बड़े बड़े, जिस तरह अपने लोगों के सुल्तानगंज में इलाके में, भागलपुर में देखते हो, जगह जगह कबाड़ खाना होता है, वहाँ लोग टूटा फूटा टीन इत्यादि बेचते हैं। तो ऐसे जगहों पर लोग हड्डियाँ इत्यादि बेचते हैं। हड्डियों को जलाकर और उसका चारकोल तैयार किया जाता है, उसको बोन चारकोल कहते हैं। तो जो कुछ पदार्थ को जलाने पर जो बचा खुचा कोयला मिलता है,
उसको हम लोग चारकोल कहते हैं। और कोक क्या है कि तुम जब खान से कोयला निकालते हो तो वह कोयला कच्चा कोयला होता है डियर स्टूडेंट्स। तो बड़े बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े लोग उस कच्चे कोयले का बड़ा बड़ा भट्ठी लगाते हैं, जैसा देखे होगे ईटा का भट्ठा लगता है। उस भट्ठी पर मिट्टी का लेप लगाते हैं, छोटा छोटा सुराख करते हैं और उस कोयले को जलाते हैं, पकाते हैं। और वह पका हुआ कोयला जिसमें धुआं कम होता है और जिसका ऊष्मीय मान बहुत उच्च होता है, उसी को कोक कहते हैं। उसी तरह से लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, दो गैसों का मिश्रण होता है। और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस क्या होता है, पेट्रोल रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम से मिलता है। इन बातों की चर्चा हम लोग अभी थोड़ा सा और इसमें आगे बढ़ते हैं, कुछ और टाइप्स ऑफ ईंधन बनाते हैं, फिर इसको भी हम लोग वन बाय वन हम लोग इसको देखेंगे, वन बाय वन हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखें। व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर ईंधन का वर्गीकरण करें, वर्गीकरण करें। Classify fuels on the basis of construction. Answer: बनावट के आधार पर ईंधन के प्रकार निम्नलिखित हैं। Main types of fuels are as follows. पहला, ठोस ईंधन। ठोस ईंधन सॉलिड फ्यूल, इसमें आपका आ गया लकड़ी, कोयला इत्यादि। दूसरा, द्रव ईंधन लिक्विड फ्यूल, इसमें आ गया केरोसिन, जिसको हम लोग केरासन बोलते हैं, केरोसिन, पेट्रोल इत्यादि। गैस ईंधन, गैस फ्यूल, हाइड्रोजन गैस, H2, LPG लिक्विड पेलिफायर, इसको रसोई गैस भी कहते हैं, रसोई गैस एटसेट्रा। ये सब आपके गैसीय ईंधन हैं, गैसीय ईंधन है।
गैसीय ईंधन है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप समझ चुके होंगे। उदाहरण हम लोग दो दो ठो देते हैं, लकड़ी कोयला। तो इसका मतलब थोड़े है कि ठोस ईंधन दो ही ठो होता है, लकड़ी और कोयला ही। देहात में तो पुआल भी जलाया जाता है, गोईठा भी जलाया जाता है, यहाँ तक कि पत्ता भी जलाया जाता है। हम तो अपने गांव में पत्ता को भी जलाते देखे। और केरोसिन, पेट्रोल। अब जब हम भी बच्चा थे ना, तो हम पढ़ते थे कि पेट्रोल के कुआं से पेट्रोल निकलता है। तो हम सोचते थे कि आदमी जाता होगा, अब पेट्रोल का कुआं होता होगा, तखनी हम लोग का गांव में पानी रहता था। तो जैसे हम लोग पानी निकाल के नहाते हैं, वैसे पेट्रोल निकाल के नहाता होगा। तीसरा चौथा पाँचवा क्लास में यही पूछते थे। लेकिन तुम ये जानो कि पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, वो जो देखते हो मोबिल जो मोटरसाइकिल सबके ईंधन में लगता है, कार बस सब में मोबिल लगता है, चिकना बनाता है। पिस्टन आगे पीछे चलता है, उसको चिकना बनाता है। तो वो सब ईंधन एक खनिज तेल से प्राप्त होता है। वो गंदा तेल होता है, खनिज तेल, बहुत गंदा, महकता है, दुर्गंध युक्त होता है, गाढ़ा चिपचिपा होता है। बड़ा बड़ा टावर में उसको ले जा कर के उसका रिफाइनिंग करते हैं, उसी को कहते हैं पेट्रोलियम का शोधन, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। इसलिए तुम देखे होगे हम लिखे थे कृत्रिम ईंधन या मानव निर्मित ईंधन में या द्वितीयक ईंधन में रिफाइंड पेट्रोलियम। तो रिफाइनिंग होता है तुम्हारे बिहार राज्य में, अपने बिहार राज्य में बरौनी में तेल शोधक कारखाना है। बरौनी में पेट्रोलियम की रिफाइनिंग होती है। आसाम में तेल का कुआं है। बॉम्बे में तो खैर भंडार है समुद्र में तेल का। इसी तरह गोवा में, विशाखापत्तनम में, सब में जहाँ समुद्री तटीय क्षेत्र है वहाँ पर समुद्र में तेल के कुएं हैं। और अरब का तो कहना ही क्या, कुवैत और ईरान, इराक, ये तो खैर अकूत भंडार है। लेकिन अब सब लोग चिंतित भी हो रहे हैं विद्यार्थी, क्योंकि कितना भी भंडार कर लो, जब रोज़ निकालोगे तो खर्च होगा ही। और तेल वेल बनने में कोई 1-2 दिन नहीं लगता है, लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं कोयला बनने में, तेल बनने में। तुम्हारे किताब में कोयले के बनने की कहानी है, खनिज तेल के बनने की कहानी है, वह भी हम तुमको बताएंगे। सबसे पहले हम तुमको दिखाएं कि रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कैसे होता है। तो जो भी तेल का कुआं होता है, उस तेल के कुआं से हम लोग खनिज तेल लाते हैं। तेल के कुएं से हम लोग खनिज तेल को लाते हैं। और जिस तरह तुम अपने इलाके में बड़ा बड़ा चिमनी भट्ठा देखे होगे, उसी तरह से जहाँ भी ऑयल रिफाइनरी है, भगवान करे कि हम लोग का कोरोना संकट कटे, तो हम प्रयास करके, कोशिश करके, जीएम से मिल करके, बरौनी जा करके, परमिशन ले करके, चूँकि अपने पास लाइसेंस है कोचिंग सेंटर का, तो हम लोग ये सब काम करके और तुम्हारे लिए परमिशन लाएंगे। तो हो सकता है फ्यूचर में जब तुम 9th-10th में हमारे यहाँ पढ़ रहे होगे, ये सारे कोरोना के बादल छट चुके होंगे, तो मैं बरौनी तेल शोधक कारखाना तुम्हें घुमा भी सकता हूँ। तुम्हारा स्कूल चाहे तो आसानी से यह काम कर सकता है, मैं भी कोशिश करके यह काम कर सकता हूँ। तो देखेंगे आगे अब वहाँ क्या होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, वहाँ बड़े बड़े टावर होते हैं, वहाँ बड़े बड़े टावर होते हैं। टावर में ये बड़ा बड़ा प्लेट लगा रहता है, ये देख रहे हो, ये सारे के सारे प्लेट्स है। और ये निकास मार्ग है, निकास मार्ग है। एक बात हम और तुम सब लोग जानते हो, और नहीं तो घर में प्रयोग कर लेना। तुम अगर एक बत्ती जला लो, जैसे मोमबत्ती जला लो, तुम तो बर्थडे में मोमबत्ती सब लाते हो,
यहाँ पर हाथ रखो, बहुत गर्म, यहाँ कम, यहाँ और 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 कम। तो जितना नज़दीक उतना ज़्यादा ताप, और जितना दूर उतना कम ताप। तो ये तांबे की सर्पिलाकार नली होती है, सांप के आकार की नली। सांप जिस तरह से घूमकर चलता है उस तरह की यह नली होती है। ये जो यहाँ लिखा हुआ देख रहे हो क्रूड ऑयल, यही है खनिज तेल। खनिज तेल, ये खनिज तेल यहाँ से घुसा, ये इससे गया। यहाँ भट्ठी जल रही है, ये तुम देख रहे हो, यह भट्ठी है। ये भट्ठी जल रही है, यहाँ भी ये भट्ठी है, ये भट्ठी है। और इससे क्या आ रहा है? इससे वही खनिज तेल आ रहा है। ठीक है, ये खनिज तेल घुसा यहाँ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताप रहता है, देख रहे हो 600 डिग्री सेल्सियस। कितना ताप है? 600। बहुत ज़्यादा ताप है। यहाँ जानते हो, यहाँ अलकतरा निकलता है, कोल तार। कोल तार यहाँ निकलता है, कोल तार, अलकतरा निकलता है। और कुछ लुब्रिकेटिंग ऑयल भी निकलता है, और कुछ ऐसा तेल निकलता है जो ये पानी वाला जहाज सब में यूज़ किया जाता है, गाढ़ा गाढ़ा। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर बल्कि तुम्हारा ज़्यादातर 600 डिग्री सेल्सियस पर ईंधन तेल इसको कह सकते हो। हम अलकतरा तो चलो मेटल वाले में रहता है ब्लास्ट से, ये ईंधन तेल कह सकते हो, फ्यूल ऑयल। क्रूड ऑयल जो था, जो क्रूड ऑयल था, खनिज तेल जो गंदा तेल था, वह थोड़ा साफ हो गया, ईंधन तेल निकल गया। और अब ऊपर उठोगे तो ऊपर उठने के बाद ताप यहाँ देख रहे हो 270 है, कोई किताब 260 लिखता है, कंफ्यूज मत होना, 300 रहता है। इस सब पर ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल निकलता है, जिसको तुम मोबिल कह सकते हो। अगर तुम टीवी देखते हो, वहाँ हमेशा आता है CRB+ का वादा, ईंधन की उम्र ज़्यादा। मोबिल का प्रचार आता है, गाढ़ा तेल होता है। ये लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये लुब्रिकेटिंग ऑयल कहलाता है, 260 से 300 के बीच। इसके ऊपर जाओगे, तुम तो जान ही रहे हो, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो तो ऊपर जैसे जैसे जाने पर ताप कम होता है, ताप और कम होता है, ताप ऊपर जाने पर कम होता है। तो यहाँ से ऊपर जाओगे तो तुम्हारा मिलेगा तुमको डीजल। तुम तो जानते हो डीजल का प्रयोग ट्रक में, बस में, जीप में, सब चीज़ में होता है। इससे ऊपर जाओगे तो केरोसिन मिलेगा, किरोसिन मिलेगा। इसको पैराफिन तेल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पैराफिन तेल। इसका उपयोग होता है ना, हवाई जहाज सब देख ही रहे हो, हवाई जहाज का चित्र है, वहाँ इसका उपयोग होता है। उससे ऊपर जाओगे, ये तुम देख रहे हो 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 170 डिग्री सेल्सियस यहाँ टेम्परेचर है। तो यहाँ पर तुमको मिलेगा पेट्रोल। इसको पेट्रोल का दूसरा नाम गैसोलीन भी है। तो पेट्रोल का हम लोग कहाँ यूज करते हैं डियर स्टूडेंट? तो कार में करते हैं, मोटर बाइक में करते हैं पेट्रोल। इसके ऊपर नेफ्था नाम का तुम एक गोली देखे होगे, फेनाइन की गोली, वाइट कलर की, नेफ्थेलीन, वो गोली इससे बनती है। ये केमिकल है, एक प्रकार का कीटनाशक है। और इसके ऊपर जो तुम जाते हो
तो वह लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मिलता है। यहाँ जो देख रहे हो 20 डिग्री सेल्सियस देखते हो ना, इसका ज्वलन ताप कम है। ये LPG है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इस तरह से जैसे जैसे तुम नीचे से ऊपर जाते हो, कार्बन के अणुओं की संख्या जैसे यहाँ 20 थी, यहाँ भी 20 थी, यहाँ घटकर 14 हो गई, यहाँ घटकर 10 हो गई, यहाँ 5 हो गई, यहाँ भी 5 है, यहाँ है ना 4 हो जाती है LPG में। और तुम एक बात तुम्हें जानना चाहिए कि दुनिया में इन दिस वर्ल्ड all types of fuels have carbon as most important ingredient, because carbon burns in oxygen, makes carbon dioxide and yields a huge amount of heat for us। ये जितना भी ईंधन देख रहे हो, ईंधन तेल हो, मोबिल हो, डीजल हो, केरोसिन हो, पेट्रोल हो, नेफ्था हो, LPG गैस हो, CNG गैस हो, सब में एक मुख्य अवयव अवश्य और अवश्य है, और वह अवयव है कार्बन, कार्बन, कार्बन। इसलिए किसी भी ईंधन का सबसे प्रमुख अवयव है कार्बन। यहाँ देख रहे हो जैसे जैसे तुम ऊपर उठ रहे हो, ईंधन का गाढ़ापन घट रहा है। सबसे गाढ़ा ईंधन तेल, उससे पतला मोबिल, उससे पतला डीजल, उससे पतला केरोसिन, उससे पतला पेट्रोल, उससे पतला नेफ्था, उससे पतला LPG। वो तो गैस ही हो गया, ऊपर जाकर गैस ही निकलता है। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हो वैसे वैसे कार्बन के अणुओं की संख्या घटते जाती है, ईंधन का प्रज्वलन ताप घटते जाता है। ये सब याद रखोगे तो आगे जब 11-12 में नीट वगैरह की तैयारी करते रहोगे, उस समय तुमको वर्मा सर की और बहुत याद आएगी। उस समय भी हम तुमसे मिलेंगे। आज हम इस पर विदा लेते हैं। अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम पर हमारा कार्यक्रम होगा, और कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि 7th का भी अपलोड करें। अगर अपलोड हुआ तो देखना, कोशिश करना। और बीच बीच में ब्रेक होने का कारण था कि कुछ मौसम ख़राब होने के कारण थोड़ा सा वीडियो में दिक्कत हो रही थी। कोशिश करेंगे कि अब हम ब्रेक न लें। थैंक यू वेरी मच।